वेलकम। आज मैं आपको क्रिस्टल संरचना के कुछ पैरामीटर्स, कुछ कोऑर्डिनेट्स आपके बारे में आज बताने जा रहा हूँ, जिनके आधार पर ये जो क्रिस्टल हैं इनकी स्टडी हम करते हैं। तो कुछ कोऑर्डिनेट्स परिभाषित किए जाते हैं या कुछ पैरामीटर्स परिभाषित किए जाते हैं, उनके आधार पर इन क्रिस्टल की स्टडी की जाती है। तो उसमें पहला है कि क्रिस्टल में कुल बिंदुओं की संख्या या कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अब जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल यूनिट सेल से मिलकर के बना होता है, और यूनिट सेल को 3D में रिपीट करें, वहाँ से क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होती है। तो जो एक यूनिट सेल है उसके तीनों तरफ अन्य यूनिट सेल्स भी होती हैं, और वो यूनिट सेल उनको कॉर्नर पर आकर के मिलती हैं। यानी कि कॉर्नर का जो परमाणु है वो एक ही यूनिट का भाग ना होकर के, एक ही इकाई सेल का भाग ना होकर के कई इकाई सेल का भाग होता है। तो फिर उस परमाणु का एक ही यूनिट सेल में 100% योगदान नहीं होता, या वह एक ही यूनिट का 100% भाग नहीं होता, कई यूनिट सेल का भाग होता है। जैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में यूनिट सेल का एक जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर पर 3D विस्तार में 8 इकाई सेल आकर के मिलती हैं। यानी कि एक जो कॉर्नर है वो 8 इकाई सेलों का कॉमन होता है। तो फिर उस कॉर्नर का जो परमाणु है वो भी 8 इकाई सेलों का भाग होगा, या हम ये कहें कि एक परमाणु का एक इकाई सेल में जो योगदान होगा वो होगा 1/8। तो सिंपल क्यूबिक में एक परमाणु का एक यूनिट सेल में योगदान होता है 1/8, और सिंपल क्यूबिक में कुल परमाणु होते हैं या कुल कॉर्नर होते हैं 8। तो 8 कॉर्नर होते हैं, प्रत्येक पर एक परमाणु होता है, और एक परमाणु का योगदान 1/8 होता है। तो परिणामी रूप से सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल में कुल परमाणु की संख्या हुई 8 × 1/8, दैट इज़ 1। यानी कि कुल मिलाकर के भले ही यूनिट सेल के 8 कॉर्नर पर 8 परमाणु हैं, लेकिन परिणामी रूप से यूनिट सेल में एक ही परमाणु होता है। उसके बाद है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है ये भी यूनिट सेल है, इसका 3D विस्तार करेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त करेंगे, तो यहाँ भी इसके प्रत्येक कॉर्नर पर 8 इकाई सेल आकर के मिलती हैं। यानी कि प्रत्येक कॉर्नर के एटम का जो योगदान है 1/8 होता है। तो इसमें जो कुल परमाणु होंगे, 8 कॉर्नर पर तो 8 परमाणु होते ही हैं, प्लस इसके सेंटर में एक और परमाणु होता है। तो जो कॉर्नर के 8 परमाणु हैं उनका योगदान तो पहले की तरह हुआ 8 × 1/8, यानी कि 1, प्लस सेंटर का एक परमाणु जो अकेले इसी यूनिट सेल का होता है, ये किसी अन्य यूनिट सेल का भाग नहीं होता। तो कुल परमाणु इसमें हो गए वो 8 × 1/8 + 1, दैट इज 1 + 1 = 2। तीसरी है संरचना FCC। तो FCC संरचना में जो परमाणु होते हैं, इस FCC संरचना में 8 कॉर्नर होते हैं और 6 फलक होते हैं। तो 8 कॉर्नर पर एक एक परमाणु होता है, और 6 फलकों पर प्रत्येक फलक पर एक परमाणु होता है। ये जो प्रत्येक फलक है, इस फलक पर एक निकटवर्ती यूनिट सेल का फलक उड़ा करके मिलता है, अर्थात फलक का जो परमाणु है 2 इकाई सेलों का भाग होता है, या इसका योगदान जो होगा यूनिट सेल में होगा 1/2। तो 8 कॉर्नर प्लस 6 फलक, 6 फेसेस, और कुल परमाणु का योगदान 8 कॉर्नर का तो वही 8 × 1/8, दैट इज़ 1, और 6 फलकों के जो परमाणु हैं प्रत्येक परमाणु 2 सेल का भाग है। तो जो कुल परमाणु हुए वो हुए 1/2 × 6, दैट इज़ 3, और कुल परमाणु FCC में हुए 8 × 1/8 + 1/2 × 6, दैट इज़ 1 + 3 = 4। तो FCC इकाई सेल में
प्रभावी रूप से या परिणामी रूप से 4 परमाणु होते हैं। उसके बाद है लैटिस नियतांक या सेल नियतांक। तो जो सेल की भुजा होती है, ये घनाकार सेल की बात कर रहे हैं हम, तो सेल की जो भुजा होती है, अगर घनाकार सेल है तो A=B=C होगा। तो घनाकार सेल की जो भुजा है A, इसको हम सेल नियतांक कहते हैं और इसका मान हम गणितीय रूप से निकाल सकते हैं। गणितीय रूप से कैसे निकाल सकते हैं कि जो सेल है घनाकार है, सेल का आयतन A³ हो गया और सेल में जो परमाणु हैं उनके पदार्थ का घनत्व अगर ρ है तो उस सेल का इकाई सेल का द्रव्यमान हो गया A³ × ρ। अब जिन परमाणु से मिलकर के सेल बनी है उन परमाणुओं का परमाणु भार कैपिटल M हो। अब परमाणु भार हमको पता है कि एवोगैड्रो संख्या के बराबर परमाणुओं का जो द्रव्यमान है परमाणु भार होता है। तो फिर एक परमाणु का द्रव्यमान हो गया कैपिटल M अपॉन कैपिटल N, जहाँ पर N एवोगैड्रो संख्या है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान हो गया कैपिटल M अपॉन कैपिटल N। और यूनिट सेल में जो परमाणु की संख्या है, अभी हमने देखी सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2 होते हैं और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 4 होते हैं। तो फिर परमाणु की संख्या, प्रभावी परमाणु की संख्या n हो तो यूनिट सेल का द्रव्यमान हो गया n × कैपिटल M अपॉन n और ये बराबर होगा A³ × ρ। तो A³ × ρ = स्मॉल n × कैपिटल M अपॉन n और यहाँ से A = M अपॉन ρ × n और इसकी पावर 1/3। तो ये हो गया सेल नियतांक। इस फॉर्मूले की सहायता से हम सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के सेल नियतांक ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको सिंपल क्यूबिक में n = 1 रखना पड़ेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में n = 2 रखना पड़ेगा और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में n = 4 रखना पड़ेगा। और जो परमाणु है जिनसे मिलकर के सेल बनी है उसका परमाणु भार कैपिटल M रखेंगे और एवोगैड्रो संख्या n का मान रखेंगे तो हमको सेल नियतांक A का मान ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद है पैकिंग डेंसिटी या संकुलन घनत्व। तो ये जो संकुलन घनत्व है ये हमको बताता है कि ये जो यूनिट सेल है वो कितनी पैक है या कितनी भरी हुई है, कितनी भरी हुई है या उसका कितना हिस्सा खाली है। तो सेल, जो इकाई सेल है उसमें परमाणुओं के आयतन और सेल के आयतन का अनुपात गणितीय रूप से संकुलन घनत्व कहलाता है। सेल में परमाणुओं का आयतन और सेल के आयतन का अनुपात संकुलन घनत्व कहलाता है, पैकिंग डेंसिटी कहलाता है। अब तीनों ही केसेस में हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तीनों ही केस में हम जो सेल नियतांक है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लें सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में 8 कॉर्नर पर 8 परमाणु होते हैं और ये सभी परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो 2 परमाणुओं के केंद्र के बीच की जो दूरी होगी वो सेल की भुजा A के बराबर होगी और परमाणु की त्रिज्या के रूप में बात करें तो ये R + R यानी कि त्रिज्या की दुगनी या परमाणु के व्यास के बराबर होगी। तो A = 2R या हम ये कहें R = A/2। अब पैकिंग डेंसिटी निकालें तो कुल परमाणुओं का द्रव्यमान, कुल परमाणुओं का आयतन अपॉन सेल का आयतन। तो कुल परमाणु सिंपल क्यूबिक में 1 होता है प्रभावी रूप से, और परमाणु को गोलाकार माने तो उसका आयतन हो गया 4/3 πr³। उसमें सेल के आयतन का भाग देंगे, सेल का आयतन है A³। तो n = 1 यानी कि 1 × 4/3 πr³ अपॉन A³। R की जगह रखेंगे A/2
इसको हल करेंगे तो ये आएगा π/4 या 0.52 या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 52%। तो ये बताता है पैकिंग डेंसिटी कि सिंपल क्यूबिक का जो संकुलन घनत्व है, पैकिंग डेंसिटी है, वो 52% है। अर्थात इकाई सेल 52% भरी हुई है और इसका 48% भाग खाली है। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में सिंपल क्यूबिक की तरह 8 कॉर्नर पर 8 परमाणु तो होते ही हैं, साथ में केंद्र पर एक परमाणु और स्थित होता है और ये केंद्र का परमाणु सभी निकटतम कॉर्नर के परमाणुओं को स्पर्श करता है। तो अब जो संरचना बनी है, इस संरचना में अगर हम कर्ण की लंबाई निकालें तो परमाणु की त्रिज्या के रूप में ये हो गया स्मॉल r, परमाणु की त्रिज्या स्मॉल r ले रखी है, +2r + r, यानी कि कर्ण की लंबाई होगी 4r। और ये क्रिस्टल की ज्योमेट्री से अगर हम निकालना चाहें तो ये जो कर्ण होगा, ये कर्ण इक्वल टू ये आधार प्लस ये लंब। तो जो आधार होगा वो होगा a² + a², बेस में जो आयत बनेगा उसका कर्ण प्लस लंब का स्क्वायर। तो बेस में जो कर्ण बनेगा वो इसका आधार हो जाएगा प्लस लंब का स्क्वायर। तो बेस में जो कर्ण बनेगा उसकी लंबाई होगी a² + a²। तो फिर 4r का स्क्वायर इक्वल टू a² + a² और यहाँ से a की वैल्यू r की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आती है a/√2। पैकिंग डेंसिटी निकालेंगे तो पैकिंग डेंसिटी परमाणुओं का आयतन अपॉन सेल का आयतन, परमाणु है इसमें प्रभावी रूप से 2, तो 2 × 4/3 πr³ अपॉन सेल का आयतन वही होगा a³। r की जगह हम रखेंगे a/√2। सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.68 या 68%। अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो इकाई संरचना है उसका 68% भाग भरा हुआ होता है और 32% भाग खाली होता है। ठीक इसी तरह हम फलक केंद्रित संरचना के लिए भी पैकिंग डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब फलक केंद्रित संरचना में कुल परमाणु या प्रभावी परमाणुओं की संख्या होती है 4। इसमें प्रत्येक फलक पर भी एक परमाणु होता है और प्रत्येक फलक का जो परमाणु है वो अपने निकटतम या उसी तल के चारों परमाणुओं को स्पर्श करता है या कॉर्नर के परमाणु को भी स्पर्श करता है। तो उस स्थिति में अगर हम कर्ण की वैल्यू निकालें तो ये जो कर्ण की वैल्यू होगी, ये कर्ण की वैल्यू होगी r + 2r + r परमाणु की त्रिज्या के रूप में, यानी कि 4r, और ज्योमेट्री के रूप में a² + a²। यहाँ से हम r और a के बीच का संबंध निकालेंगे। तो r और a के बीच का जो संबंध होगा वो होगा r = a/√2। ये वैल्यू रखेंगे, इसमें हल करेंगे। जो हमने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक निकाला था उसमें r की वैल्यू √3a/4 आती है। यहाँ पर जो आ रहता है वो आता है a/√2। r की वैल्यू रखेंगे, a³ कैंसिल होगा, सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 0.74। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 74%। अर्थात ये जो संरचना है FCC, इसका संकुलन घनत्व या इसकी पैकिंग डेंसिटी है 74%। अर्थात इसका 74% भाग परमाणुओं से भरा हुआ है और 26% भाग खाली है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक संरचना है वो 52% भरी हुई है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक संरचना 68% भरी हुई है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक 74% भरी हुई है। अर्थात इन तीनों संरचनाओं में से FCC संरचना सबसे अधिक संकुलित है या सबसे अधिक पैक्ड संरचना है। तो इस प्रकार हम ज्योमेट्री की सहायता से क्रिस्टल का पैकिंग डेंसिटी या क्रिस्टल का संकुलन घनत्व ज्ञात कर सकते हैं।
आज के इस लेक्चर में इतना ही।